नमस्कार, जय हिंद, सलाम। ड्यू का अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय का पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप सभी जानते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन को देख सुन और समझ भी लिया होगा। कुछ समस्याएं आ रही हैं बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में और कुछ पेचीदा समस्याएं भी आ रही हैं। उन समस्याओं की बात करेंगे और क्या उसका समाधान हो सकता है उसकी बात भी करेंगे। और आपको भी यदि एप्लीकेशन फॉर्म को समझने में और फिलअप करने में समस्या आ रही है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। जितना समय और जितनी समझ हो आपके पास, वीडियो देखने के उपरांत कोई सवाल हो आपके पास तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये सारी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है, जो मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में देने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या फ़ीस है, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको लेकर वीडियो बने हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनको चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के 5 स्टेप हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप की बात करते हैं। आपसे आपकी कॉमन जानकारी मांगी जाएगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपका ईमेल आईडी, आपका एक पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे, आपका नाम और ईमेल आईडी इतना करेक्ट होना चाहिए कि भविष्य में यदि कोई भी संपर्क करे यूनिवर्सिटी आपसे तो कोई समस्या ना आए। और ईमेल आईडी के साथ साथ आपको अपना फ़ोन नंबर भी इंक्लूड करना होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के सेकंड स्टेप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आपके पास OTP आएगा। एक वन टाइम पासवर्ड आता है, उसको फिल करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के सेकंड स्टेप पर पहुंच पाएंगे। तो अपना जो पहला वाला स्टेप है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, आपका कैटेगरी है, आपका जेंडर है, नेशनलिटी है, ये सब आपसे मांगा जाएगा। और साथ ही साथ में आपने लास्ट एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया है ये भी आपसे पूछा जाएगा। और साथ साथ में आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी मदर फादर की डिटेल पूछी जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जो आपका पर्सनल प्रोफाइल होगा। बड़ा ध्यान से इसको आपको भरना है, इस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे अपलोड करने के लिए, खासकर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर। फोटोग्राफ के संबंध में याद रखिएगा बात, फ़ोटो आपका कलर होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन समस्याएँ बाद में आ सकती हैं, तो कोशिश करके कलर फ़ोटो ही अपलोड कीजिएगा। और फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जो पिछले लगभग 90 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, आप चाहें तो फ़ोटो में करेक्शन करके अपलोड कर देते हैं। अगर आपको ऐसा सोच रहे हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। नया फ़ोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ोटो का जो साइज़ है इसमें मांगा गया है लगभग 50 KB के आसपास मांगा गया है। 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो JPG या PNG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यही सेम फॉर्मेट सिग्नेचर के लिए भी रखा गया है और साइज़ भी सेम रखा गया है। ठीक है, आपको इसी पर्सनल प्रोफाइल में अपना एक ID प्रूफ में अटैच करना होगा। ID प्रूफ में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि आपका स्कूल का कॉलेज का ID कार्ड आपको लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला अपना वोटर कार्ड, अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड की कॉपी या फिर अदर सरकारी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे इस वाले ID वाले नंबर वाले के लिए आपको उसका ID नंबर भी फिलअप करना होगा, टाइप करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको अपना एक ID का प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा 4 डॉक्यूमेंट्स और आपको अपलोड करने हैं, 3 से 4 डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करने हैं, कलर है तो कलर में, फोटो कॉपी तो फोटो का स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है सुन लीजिए। आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और यदि आप CWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा कि जो भी ये सर्टिफिकेट है, खासकर आपका एक ID प्रूफ, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड तभी करने हैं जब आप इनको सेल्फ अटेस्ट कर देंगे। विदाउट सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो मान्य नहीं होंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये आपको 50 नहीं 100 KB के अंतर्गत अपलोड करने हैं। और साथ ही साथ में इसको आप JPG या PDF किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं। या प्रॉपरली PDF बनाइए या प्रॉपरली JPG बनाइए। ऑनलाइन JPG से PDF, PDF से JPG बनाना बहुत सिंपल है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी पर्सनल प्रोफाइल वाले फॉर्म के अंदर आपको अपना एड्रेस भरना, और एड्रेस में 3 बातें आपको मैंडेटरी रूप से भरनी है, खासकर अपना पिन कोड, अपनी कंट्री और आपका एड्रेस प्रॉपरली। ठीक है, चाहे तो आप डिस्ट्रिक्ट को या फिर पासपोर्ट नंबर वगैरह है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे ही आप पर्सनल डिटेल को फिलअप करके सबमिट करेंगे, आप जाएंगे फॉर्म के तीसरे वाले पोर्शन पे, जो आपका एकेडमिक वाला पोर्शन होगा, और ये एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट और सिलेक्ट दोनों ही इसी तीसरे वाले स्टैम्प पर डिपेंड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ आपको ये बताना है कि आपने लास्ट एग्जामिनेशन कौन सा पास किया है पीजी का, और कहाँ से पास किया, उस डिग्री की डिटेल देनी है। और आपको ये भी बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, कब आपने पास किया है, रिजल्ट आया है या नहीं आया है, ये सब बताना है। रिजल्ट आ गया है तो उसका परसेंटेज या उसका CGPE कितना है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। CGPA जो होता है ध्यान रखिएगा, और उसका परसेंटेज, अगर रिजल्ट वेटेड है तो आपको ये भी मेंशन करना होगा। ठीक है। लास्ट कॉलेज, हाँ, अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना PG ड्यू से कंप्लीट किया है या ड्यू से कर रहे हैं, तो उनको अपना उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, साथ ही अपना रोल नंबर भी देना होगा। और ये वाला ऑप्शन केवल ड्यू के बच्चों के लिए है कि जो बच्चा ऐसा जिसने ड्यू से अपना PG कंप्लीट नहीं किया है, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया हो ड्यू से, PG नहीं किया, अगर PG नहीं किया है तो ये वाला कॉलम आपके लिए नहीं, जिसमें लिखा है नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज एंड अटेंड, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें लिखा भी है ब्रैकेट में ओनली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद वाला पोर्शन थोड़ा पेचीदा है, ये सवाल बड़ा परेशान कर रहा था आपको स्कॉलरशिप को लेकर। ठीक है, खासकर एग्जामिनेशन को लेकर भी, कि एग्जामिशन किन बच्चों को मिलेगा, उसकी कुछ बाकायदा लिस्ट दी गई। मैंने रूल्स में बताया भी था, फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हैं, अगर आपने पास कर रखे हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट मिल जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपने अगर किसी प्रकार की छात्रवृत्ति ग्रहण कर रखी है तो भी आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है। इसको लेकर भी मैंने डिटेल में आपको बताया था। खासकर यदि आपके पास UGC नेट पास है, CSIR का नेट पास है, UGC का JRF पास है, CSIR का JRF पास है, या आपके पास आयुष का नेट, DBT का JRF, ICMR का JRF, DHT इंस्पायर फेलोशिप या गेट फेलोशिप है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा में जो है, जो मैं बता देता हूँ, यदि आपके पास NFSC है का सर्टिफिकेट है या पास में सिलेक्शन हुआ है, या NFOBC है, NFST है, RJNF है, MNF है, PWD-NF है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। दूसरा, लेकिन अगर आप चाहें कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बेशक आपके पास नेट क्वालिफाई है, बेशक JRF है, बेशक गेट है, बेशक ICMR और DBT ये सब आपके पास है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी योग्यता को और साबित करने की ज़रूरत है, मैं अपनी तैयारी को जांच, मैं एंट्रेंस देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, उस कंडीशन में भी आप जब फॉर्म भरेंगे इस वाले ऑप्शन को जरूर टिक करिएगा कि आपके पास नेट JRF वगैरह है या नहीं, या स्कॉलरशिप है। उसके बावजूद जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका भी एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड पे लिखा भी होगा यू आर एग्जम्प्टेड, लेकिन उसमें आपका एंट्रेंस की डेट और एंट्रेंस का एड्रेस भी दिया होगा। तो ये मर्जी आपकी है, आप एडमिट कार्ड लेकर एंट्रेंस देने जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसके दो फायदे होंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि आप अगर उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उसके बावजूद एंट्रेंस देने जाते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस भरा और क्वालिफाई नहीं हुए तो बुलाएंगे ना। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं और एंट्रेंस देने जाते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो भी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप एग्जाम्प्टेड हैं, एंट्रेंस देते हैं, पास होते हैं, कितने भी नंबर आते हैं, उसके बावजूद भी आप इंटरव्यू के लिए जब पहुंचेंगे तो इंटरव्यू में ये बाकायदा रिकॉर्ड होता है इंटरव्यू से लेने वालों के पास में कि ये बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई करके आया या इंटरव्यू क्वालिफाई करके आया या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आया है। और जब आपसे पूछा भी जाएगा कि आप एंट्रेंस के थ्रू आए, इंटरव्यू के थ्रू, जब आप मुझे कहेंगे कि मैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में था या थी लेकिन मैंने फिर भी एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में मेरा इतना स्कोर आया है, तो ये जवाब आपके लिए पॉजिटिव होगा और आपके एडमिशन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा आते हैं। यदि आपके पास कोई नेशनल स्कॉलरशिप है या आपने कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया है तो आप उसको मेंशन करेंगे, उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा या फिर जो पासिंग नंबर है वो डालना पड़ेगा, कब पास किया उसकी डिटेल आपको पूछी जाएगी। ठीक है, ये सब करने के बाद एप्लीकेशन में आपको स्कॉलरशिप के विषय में थोड़ा सा पूछा जाएगा, उसको दे दीजिएगा। एक और सवाल है रिसर्च प्रपोजल का।
रिसर्च प्रपोजल का। यह रिसर्च प्रपोजल ऐसा नहीं है अदर यूनिवर्सिटी की तरह जो होता है, थोड़ा डिफरेंट है। मैंने कहा ना 3 विश्वविद्यालय मुझे बड़े परेशान करते हैं हिंदुस्तान के, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, JNU और BHU, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इतनी विकराल है, इसकी जानकारियाँ इतनी विकृत और बहुत विस्तृत अवस्था में कि उसको खोज पाना, सही तरीके से खोज पाना, अपडेट के साथ आपको देना बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरे लिए, किसी और के लिए हो या ना हो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अब आते हैं रिसर्च प्रपोजल पे। ऐसा नहीं है कि आपने 5 पेज का 10 पेज का रिसर्च प्रपोजल लिख लिया है, तैयार रखा है PDF फॉर्म में या JPG फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में है, और आप वेबसाइट पे गए, DU की एप्लीकेशन फॉर्म भरते आपने अपलोड कर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च प्रपोजल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, अगर नहीं करा है तो, और उसको तब अपलोड करना है आप। और इसमें एक चीज़ बड़ी मैंडेटरी है जो आपको देना बड़ी ज़रूरी है, वह है आपकी मैथोलॉजी, इसको हम प्रविधि बोलते हैं, ठीक है ना। इसको 500 वर्ड में लिखना है या टाइप करना है, कहीं लिखा हुआ है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सबमिट करना है। ये रिसर्च प्रपोजल में आपको सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन करना है, जो भी आपका विषय है। उसके बाद आपको रिसर्च के क्वेश्चंस क्या है ये मेंशन करने हैं, रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है ये मेंशन करना है, आपकी मेथोलॉजी क्या है ये बतानी है, और आपका मेजर योगदान क्या होगा रिसर्च की फील्ड में अपने इस शोध के माध्यम से। ये 5 चीज़ें फिर से मैं बता दूं, पीछे से बताऊंगा। आपके रिसर्च के माध्यम से रिसर्च की फील्ड में आप क्या महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, इसको ऐड करना है, पहला। दूसरा, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि शोध का उद्देश्य क्या है। तीसरा, रिसर्च के क्वेश्चन, यानी कि रिसर्च शोध के प्रश्न क्या हैं। चौथा, आपकी रिसर्च की मेथोलॉजी, शोध की प्रविधि क्या है। और 5वां, आपका रिसर्च का टॉपिक यानी कि शोध का विषय क्या है, ये आपको देना होगा। इसके साथ साथ हो सकता है एक कॉलम और बना हो आपका बिब्लियोग्राफी या संदर्भ सूची का, इसको भी आपको टाइप करके देना होगा। एक और सवाल जो आया कि रिसर्च प्रपोजल हिंदी में देना है या अंग्रेजी में देना है। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी भाषा में देंगे, अंग्रेजी विषय के हैं तो अंग्रेजी भाषा में देंगे, संस्कृत के हैं तो हिंदी संस्कृत को मिक्स करके दे सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप साइंस फैकल्टी के हैं या साइंस कोर्स के हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल ओनली फॉर साइंस में होगा। अगर आप सोशल साइंस फैकल्टी के हैं तो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली हिंदी दीजिएगा या प्रॉपरली इंग्लिश दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने एक बार आप हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया, कुछ आपने क्लॉज बनाए इंग्लिश में, ऐसा, या प्रॉपरली हिंदी या प्रॉपरली खास कर ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, जेंडर स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट में ही बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, फिलॉसफी वाले में भी कर देते हैं, बुद्धिस्ट वाले में भी करते हैं, ठीक है। या प्रॉपरली हिंदी रखिएगा या इंग्लिश रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक सवाल और आया रिसर्च प्रपोजल को लेकर ही कि रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना मैंडेटरी है, उसको देना मैंडेटरी है। विदाउट रिसर्च प्रपोजल अप्लाई फिलअप करें, सबमिट करें, आपका फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, चाहे आपने पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या बहुत पहले फॉर्म भर लिया हो, चाहे आप JRF हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल देना मैंडेटरी है। और एक भ्रम है जो दिमाग से निकाल दीजिए, क्या जिन बच्चों का JRF नेट है उनको फॉर्म नहीं भरना है? सभी को फॉर्म भरना है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। एंट्रेंस से छूट वो अलग आपका मामला है, लेकिन फॉर्म भरना सबके लिए मैंडेटरी है। एक और सवाल आया था, इसका जवाब मैं दे चुका था कि एक बच्चा कितने कोर्स में अप्लाई कर सकता है। आप मोस्ट जितना करना चाहें कर सकते हैं, 2 में करिए, 3 में करिए, 5 में करिए, 7 में करिए, 10 में करिए, जो भी आपके पास समय, आपके पास क्षमताएं और आपके पास कितना पैसा है और कितनी बुद्धि और विवेक है और कितने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आपके डिपेंड करता है। ड्यू की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने कोर्स में अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करिए, उसमें लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगी, उसी एक ही लॉगिन ID पासवर्ड से आप कितने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समस्या एक ये आएगी, अगर हो सकता है आपने 3 सब्जेक्ट में भर दिया, 2 में भर दिया, 5 में भर दिया, आपकी प्रवेश परीक्षा यदि एक ही दिन हो गई तो, एक ही समय हो गई तो फिर आप छोड़ने पड़ेंगी परीक्षाएं आपको, तो ये आपकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन चूज़ आपको करना है, ठीक है। प्रपोजल मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे अपलोड करना है। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। और साथ ही साथ में SOP और रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, जब मेरी रिसर्च वाली प्लेलिस्ट को देखेंगे चैनल पर जाकर, बाकायदा मैंने डिटेल में समझाया है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। और अब कई जगह SOP मांगा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे या यूनिवर्सिटी में, तो SOP कैसे बनाते हैं उसको लेकर भी वीडियो है। कई जगह रिसर्च प्रपोजल प्लस PPT मांगा जाता है, उसको लेकर भी बेटा मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। पुनः आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के तीसरे ही भाग पे। आपको अपने उसी रिसर्च प्रपोजल वाले पोर्शन में एक चीज़ और मांगी जाएंगी, आपने
क्या पहले कोई रिसर्च काम किया है यूजी के स्तर पे, पीजी के स्तर पे या एमफिल के स्तर पे या अदर्स में कोई रिसर्च? अगर आपने हर चीज़ का काम किया है पहले कहीं 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, तो आपको केवल उसका टाइम पीरियड लिख देना है कि हाँ मैंने किया है, 1 महीने किया है, 2 महीने किया है, उसको आपको मेंशन कर देना है, बात खत्म। इसके अलावा एक चीज़, ये ऑप्शनल है, रिसर्च एक्सपीरियंस ऑप्शनल, अगर लिखते हैं प्लस पॉइंट रहेगा, आपके सिलेक्शन के होने की संभावनाएं ज़्यादा है। दूसरी चीज़ पब्लिकेशन, अगर आपकी कहीं कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कहीं कोई पेपर प्रेजेंट किया है वो पब्लिश हुआ है, कोई आपकी बुक छपी हुई है, या किसी एडिटिंग क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल बुक में आपका कहीं कोई आर्टिकल, कोई पेपर पब्लिश हुआ है, उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। ये भी आपको प्लस पॉइंट करेगा इंटरव्यू के समय में, ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम भी, अगर आपने यूजी, पीजी, एमफिल के अलावा किसी विषय में कहीं पर कोई सर्टिफिकेट किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई एडवांस डिप्लोमा किया है, या अगर आपने डबल यूजी, डबल पीजी, डबल एमफिल किया है, तो उसको आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने लॉ किया है, बीएड, यानी कि जो भी आपकी अदर डिग्रीज हैं उसको आप फिलअप कर सकते हैं एडिशनल वाले कॉलम में, और उसका आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, केवल लिखना है, ठीक है। हाँ, जब इंटरव्यू होगा तब आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं नहीं करते हैं उसकी डिटेल देनी है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या चाहिए, इसमें 2 या 3 या 4 सेंटर हो सकते हैं। पहली वाली चॉइस को वही भरिएगा जहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपका फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा। फॉर्म के प्रीव्यू को सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फीस सबमिट करके प्रीव्यू को ध्यान से देखिएगा अपने हर चीज़ के साथ साथ में। इसके बाद आते हैं चौथे स्टेप पर, फॉर्म पर 2 से 3 मिनट और लगेंगे। फीस आपको सबमिट करनी है, फीस केवल ऑनलाइन माध्यम से है। ऑनलाइन में कई ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है, यूपीआई का है, फ़ोनपे वगैरह का है, उसको आप चेक कर लेंगे। और ये फीस सबमिट होने के बाद में आपके फ़ोन पर या आपके ईमेल पर, आपके फ़ोन पर या ईमेल पर कोई मैसेज भी आ सकता है, कोई कोड भी आ सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि OTP आया और पैसा कट गया अकाउंट से, मेल आ गया, फॉर्म में पैसा कट गया, लेकिन हो सकता है वह फॉर्म आपका पेंडिंग दिखाए, ये हो सकता है। अगर ऐसा हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वेट करिएगा। फॉर्म को जांच पड़ताल करने में सॉफ्टवेयर को समय लगता है, अगर ऐसा होता है पेंडिंग है 1 से 2 दिन का वेट करिएगा और फीस सबमिट हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि 2 दिन के बाद भी आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, फॉर्म आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर से बात करिएगा। उनसे जो जवाब मिलता है, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा वेट और करिए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आपका फॉर्म अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, फीस सबमिट कट गया है, तो आपको दोबारा पेमेंट करनी है, और जो पैसा आपने पहले सबमिट किया था वो रिफंड नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीस सबमिट के बाद में एक आएगा कन्फर्मेशन पेज। इस कन्फर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके कई जगह पर सेव करके रख लेना है। अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी में, अपने सिस्टम में। अगर किसी कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं तो कैफ़े में सेव रखिएगा, और उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। प्रिंट आउट कलर ब्लैक में जो भी लीजिएगा उसमें सारी आपकी डिटेल होंगी, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, PhD का। इस फॉर्म को लेकर जो भी जानकारी मैंने आपको दी, उसको लेकर अभी भी अगर कोई डाउट है आपके पास में तो कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन सवाल पूछने से पहले ये ज़रूर पूछिएगा अपने आप से कि आपने वीडियो पूरा देखा है या बीच बीच से टुकड़ों में देखा है या स्किप करके देखा है। अगर आपने वीडियो को 2 सेकंड सुना होगा तो हो सकता है सवाल आपके पास बचा नहीं होगा पूछने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हर व्यक्ति, हर सूचना अपने आप में कभी भी परिपूर्ण नहीं होती, उसमें करेक्शन की, परिवर्तन की, बदलाव की संभावनाएं प्रतिक्षण विकसित होती रहती हैं। इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, कोई मना ही नहीं है। आपके पास भी कोई सवाल हो, आपके मित्र का या आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्तों का भी कोई सवाल है इसी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो को लाइक, डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ना ही मेरा कभी कोई निवेदन था, ना ही कोई रिक्वेस्ट थी, ना ही कोई प्रार्थना थी, ना पहले थी, ना कभी पहले रहेगी। इसका ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ पुनः बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।